बहुरूप। दादाजी में बहुत सी विशेषताएं थी, लेकिन उनकी सबसे असाधारण योग्यता थी जो कभी कभी हमें भी चौंका देती थी, भेष बदलकर किसी और का रूप धर लेना। वह किसी ठेले पर सामान बेचने वाले का हो सकता था, या धोबी का, या बड़ाई का, किसी भी ऐसे आदमी का जिसे वह कुछ दिनों से अपने आस पास देख रहे हों, या जिसकी आदतों और स्वभावों को उन्होंने ध्यान से देखा हो। आमतौर पर उनकी वेशभूषा एक एंग्लो इंडियन या अंग्रेज जैसी होती थी। शर्ट, खाकी हाफ पैंट, कभी कभी एक सोला टोपी या धूप से बचने वाला हेलमेट। लेकिन यदि आप उनकी अलमारी में देखते तो आपको तरह तरह के परिधान मिल जाते। धोतियां, लुंगियां, पैजामे, कढ़ाई की गई कमीजें, रंग बिरंगी पगड़ियां। एक दिन वो महाराज का रूप धर सकते थे और दूसरे ही दिन भिखारी का। हाँ, उनके पास पीतल का एक भीख मांगने वाला एक कटोरा भी था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था, ये देखने के लिए कि वह बाजार में कटोरा लेकर घूमने वाले बूढ़े भिखारी की तरह सच में लग सकते हैं या नहीं। उन्हें किसी ने पहचाना तो नहीं, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि भीख मांगना एक बहुत ही मुश्किल कला है। आपको हर मौसम में, हर रोज, दिन भर सड़क पर रहना पड़ता है। आपको सबसे विनम्रता से बात करनी पड़ती है। आप किसी से अकड़ के बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपको भीख नहीं मिलेगी। मेरा विश्वास करो, ये बहुत मेहनत वाला काम है। मैं किसी को भी रोजगार के लिए भीख मांगने का काम करने की सलाह नहीं दूंगा। दादाजी को दूसरों के काम, जीवन शैली को महसूस करना सच में अच्छा लगता था, और उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुद्धू बनाने में भी बड़ा मजा आता था। दादी को हर तरह के दुकानदारों और ठेले वालों से मोल भाव करने में बहुत मजा आता था। वह अक्सर डींगे मारा करती थी, चाहे प्याज के दाम कम करवाने हो या कपड़ों के, टोकरियों के या बटनों के। मैं मोल भाव करने के मामले में मर्दों से बेहतर थी। लेकिन एक दिन एक सब्जी वाला जो सिर पर फल सब्जियों की टोकरी लेकर घूमता था, हमारे घर आया और दादी से 1 घंटे तक फल सब्जियों के दाम को लेकर बहस करने के बाद ही उसने उन्हें वह सब दिया जो वह चाहती थी। उसी दिन दोपहर में दादाजी ने उनसे पूछा कि उन्होंने टमाटर और हरी मिर्च के लिए सब्जी वाले को ज्यादा पैसे क्यों दिए। जितने में तुम बाजार से लाई होती उससे कहीं ज्यादा पैसे दिए उसको। आपको कैसे पता कि मैंने कितने पैसे दिए? क्योंकि ये वही 10 रुपए का नोट है जो तुमने मुझे दिया था। मैंने ही भेष बदलकर सब्जी वाले से 1 घंटे के लिए उसकी टोकरी ली थी। दादाजी मेकअप का प्रयोग कभी नहीं करते थे। उनका रंग धूप से तंबैया हो चुका था और सिर्फ नकली दाढ़ी या मूंछ की सहायता से बालों की शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जिसकी तरह चाहते बन जाते थे। मेरे मनोरंजन के लिए वह तांगे वाले भी बने थे। मेरा मतलब है एक टट्टू द्वारा खींचे जाने वाला बग्घी का ड्राइवर, जो मेरे बचपन के दिनों में यातायात का सामान्य साधन हुआ करता था। एक दिन दादाजी ने अपने एक घनिष्ठ मित्र से टांगा उधार लिया
और मुझे बैठाकर शहर की तेज और घंटापूर्ण यात्रा पर ले गए। रास्ते में हमने एक आधी सवारी भी बिठाई और इस तरह जो पैसे कमाए वह शाम को ईमानदारी से टांगे के मालिक को थमा दिए। हमने डॉक्टर बिष्ट को भी बैठाया जो दादाजी को पहचान नहीं पाए, लेकिन मेरी वजह से पोल खुल गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? खुश मिजाज डॉक्टर साहब ने पूछा। तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना? मैं सिर्फ दादाजी की मदद कर रहा हूं। ये मेरा साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तब डॉक्टर बिष्ट ने दोबारा दादाजी की ओर देखा और ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने भी मुफ्त में टांगे की सवारी की। एक बार दादाजी दादी को बैठाकर बैंक ले गए। दादी ने भी उन्हें नहीं पहचाना और वह भी सफेद टट्टू वाले टांगे में। दादी को सफेद टट्टुओं के प्रति वहम था और जहां तक संभव होता वह उनसे दूर ही रहती, लेकिन टांगे वाले के वेश में दादाजी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका सफेद टट्टू दुनिया का सबसे सभ्य टट्टू है। और सच में दादाजी के निपुण निर्देश में टट्टू बहुत शराफत से पेश आया। इसका यह फायदा हुआ कि दादी के मन से सफेद टट्टुओं का डर निकल गया। एक बार सर्दियों में हमारे छोटे से उत्तर भारतीय शहर में जेमिनी सर्कस आया। पुराने परेड के मैदान में उनके तंबू लगाए गए। दादाजी को सर्कस और सर्कस से जुड़े लोग बहुत पसंद थे, इसलिए जल्दी ही उनकी सभी से दोस्ती हो गई। सर्कस के मालिकों से, रिंग मास्टर और शेर के ट्रेनर से, घुड़सवारों से, जोकरों से और कलाबाजियां करने वाले सभी लोगों से। उन्होंने मुझे बताया कि जब वह छोटे थे तो उनकी सर्कस में काम करने की बहुत इच्छा थी, जानवरों के ट्रेनर्स और रिंग मास्टर के तौर पर। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन पर इंजन ड्राइवर बनने का दबाव डाला था, इसलिए उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इंजन चलाने में तो बड़ा मजा आता होगा। हाँ, लेकिन शेर को सिखाना ज्यादा सुरक्षित काम होता है, दादाजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने सर्कस वालों से अपनी दोस्ती का फायदा मुफ्त पासों की व्यवस्था करके उठाया। मेरे लिए, मेरी चचेरी बहन मेलिनी के लिए और मेरे दोस्त गौतम के लिए भी, जो हमारे पड़ोस में रहता था। आप हमारे साथ नहीं आ रहे? मैं वहीं रहूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। देखना, अगर तुम मुझे पहचान सको तो। हमें पक्का विश्वास था दादाजी शाम के हमारे कार्यक्रम में अपना कोई नया रूप धारण कर आएंगे। लेकिन मेलिनी, गौतम और मेरे लिए शाम एक अनुमान लगाने के खेल के समान हो गया। हम सर्कस के खास कार्यक्रम को देखकर रोमांचित हो रहे थे। शेरों के ड्रिल, झूलों पर कलाबाजियां खाते खूबसूरत लड़का लड़कियां, साहसी मोटरसाइकिल सवार का आग के गोले से निकलना, जोकर और बाजीगरों के मजेदार करतब। लेकिन हमारा ध्यान लगातार इस बात पर भी था कि कलाकारों के बीच हम दादाजी को ढूंढ पाएं। हम अधिक शोर नहीं मचा सकते थे क्योंकि हमारे पीछे की कतार में शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। मेयर, एक पगड़ीधारी महाराज, एक औपचारिक कपड़े पहने हुए अंग्रेज जो शायद मिलिट्री से संबंधित थे, 2-3 नन्स और गौतम की क्लास टीचर। लेकिन फिर भी हमारी बकबक लगभग पूरे शो में चलती रही। क्या तुम्हारे दादाजी लॉयन ट्रेनर बने हैं? मुझे नहीं लगता।
उन्होंने शेर के साथ कभी अभ्यास नहीं किया। उन्हें बाघ के साथ ठीक लगता है। मैंने गौतम के प्रश्न का उत्तर दिया। हो सकता है वो जादूगर बने हो, मेलिनी ने राय दी। वो जादूगर से ज्यादा लंबे हैं, मैंने कहा। शायद वो दाढ़ी वाले औरत बने हो, गौतम ने अनुमान लगाया। जब दाढ़ी वाली औरत हमारी तरफ आई तो हमने उसे गौर से देखा। उसने हमारी ओर दोस्ताना तरीके से हाथ हिलाया। गौतम ने उससे पूछ लिया, माफ करिए, क्या आप रस्किन के दादाजी हैं? नहीं डियर, उसने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं। और फिर वो रस्सी कूदती हुई रिंग के दूसरी ओर चली गई। फिर एक जोकर हमारे पास आया और तरह तरह के चेहरे बनाने लगा। क्या आप दादाजी हैं? मेलिनी ने पूछा। लेकिन जोकर सिर्फ मुस्कुराया, कलाबाजियां खाते हुए पीछे गया और सबको हंसाने का अपना काम करता रहा। मैंने तो हार मान ली, मेलिनी ने कहा। अगर वो नाचने वाले भालू ना बने हो तो? वो सचमुच का भालू है, गौतम बोला। उसके पंजे तो देखो। भालू सच में असली लग रहा था और शेर भी। हालांकि वो थोड़ा गंदा लग रहा था और बाघ भी बाघ जैसा ही लग रहा था। हम इस यकीन के साथ घर लौटे कि दादाजी वहां नहीं गए थे। तो बताओ, तुम लोगों को सर्कस का मजा आया? उन्होंने रात का खाना खाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन आप तो वहां आए ही नहीं और हमने सबको ध्यान से देखा था, उस दाढ़ी वाली औरत को भी। अरे मैं वहीं था, मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे बैठा था, लेकिन तुम लोग सर्कस और उसके कलाकारों में इतने डूबे हुए थे कि तुमने दर्शकों पर ध्यान ही नहीं दिया, खासकर उस सूट पहने अंग्रेज पर जो स्मार्ट लग रहा था और महाराज और नंस के बीच बैठा था। मैंने सोचा आज मैं बदलाव के लिए अपने खुद के रूप में जाऊं। शुक्रिया।